मंत्री केटीआर ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ भी ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वे हर चीज के लिए तैयार है। केटीआर ने ये टिप्पणी मीडिया से चिट-चैट के दौरान की। केटीआर ने कहा है कि देश में राजनीतिक शून्य है। केसीआर की राष्ट्रीय राजनीति पर पूरी स्पष्टता है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव है। अब पार्टी का नाम बदल दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव के दौरान बीआरएस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विकसित होंगी। मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस बुरी तरह विफल रही। तेलंगाना में दो नेताओं ने कहा है कि वे पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। आरोप है कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सुश्री इंफ्रा के नाम पर 22,000 करोड़ का ठेका लिया। केटीआर ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह से वादा किया था कि वह 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने तर्क दिया है कि राहुल को कांग्रेस के साथ एक संयुक्त यात्रा करनी चाहिए। अगर राहुल केरल में पद यात्रा कर रहे हैं, गोवा में विधायक अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लोग तेलंगाना में अपने एकीकरण की मांग कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि मुनगोडू में टीआरएस प्रति वोट 40,000 बांटने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सत्ता और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुनगोडू में सिर्फ नशे में शराब और पैसे के बलबूते तेरास चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। रहने के लिए राज्य के मंत्रियों और विधायकों की आलोचना की। बंडी संजय ने केसीआर पर फोन टैप करने के लिए इजरायली तकनीकी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह बात राज्य के मंत्री और पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर का दिमाग इतना घटिया है, उन्हें बीजेपी की आलोचना करने में शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि टीआरएस और कांग्रेस सरकार विरोधी वोटों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को आर्थिक मदद दे रहे केसीआर शराब और पैसे के बलबूते चुनाव नहीं जीत सकते हैं और मंत्रियों से वोटरों का फैसला नहीं बदल सकते, चाहे कितनी भी साजिशें किसी ने की हो। उन्होंने विश्वास जताया है कि भाजपा की भारी बहुमत से जीत निश्चित है। बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने टीआरएस और कांग्रेस पार्टियों पर बीसी को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ों को उचित स्थान दिया है और उन्हें उच्च पदों के साथ आरक्षण दिया गया है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया है कि केसीआर परिवार ने अमीर राज्य को कर्ज में डूबे तेलंगाना में बदल दिया है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राजेंद्र सर्कल महावीर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद लक्ष्मण और पूर्व सांसद मुरलीधर राव थे। लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि लोग मुख्यमंत्री शासन से नाखुश है और जब भी राज्य में चुनाव होंगे भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। लक्ष्मण ने सुझाव दिया है कि सभी ओबीसी मोर्चा के नेताओं को केंद्र द्वारा लागू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक ले जाना चाहिए। कोदंड राम ने आपत्ति जताई है कि केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी एक असफल प्रयोग है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना मॉडल की कमजोरियों को दिल्ली स्तर पर उजागर किया जाएगा। कोदंड राम ने कहा है कि उन्हें राज्य के लोगों के उत्थान के लिए एक अनूठा एजेंडा लेकर आना चाहिए। कोदंड राम ने कहा है कि बीआरएस और तेलंगाना मॉडल की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद और दिल्ली में सम्मेलन होंगे। उन्होंने सवाल किया है कि तेलंगाना के विकास के लिए काम करते हुए उन्हें संपत्ति बढ़ाने का समय कैसे मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर केवल तत्कालिक राजनीतिक जरूरतों के लिए सोचते हैं, न कि दीर्घकालिक लाभ के लिए। उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों के पास एक सिद्धांत था, इसीलिए उन्होंने एक आर्थिक मॉडल बनाया। उन्होंने आलोचना की है कि सीएम केसीआर के पास दोनों नहीं है। कोदंड राम ने उन पर परिवार की आर्थिक जरूरतों के लिए सत्ता का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पिछले कुछ समय से टीआरएस उम्मीदवार को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। इससे पहले सीएम केसीआर ने पूर्व विधायक कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही कोत्तापेट टेलीफोन कॉलोनी में जमकर आतिशबाजी कर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुनगोडू उपचुनाव में टीआरएस पार्टी की सफलता के लिए सीएम केसीआर ने सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। केसीआर ने टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ और एमएलसी कर्ण प्रभाकर को कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी की जीत के लिए काम करने की सलाह दी। सीएम ने कहा है कि भविष्य में सभी नेताओं को राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में अवसर मिलेंगे।
नरसैया गौड़ और प्रभाकर ने कहा है कि वे सीएम केसीआर के निर्देश पर कुसलुकुंतला की जीत के लिए काम करेंगे। उधर उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन नामांकन के पहले दिन ही निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। मुनुगोडु मंडल गुड़ापुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने 13 लाख रुपए जब्त किए। गुड़ापुर से हैदराबाद जा रहे एक व्यक्ति के पास से पुलिस को पैसे मिले, जैसा कि उसने संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए। अधिकारियों ने राशि को जब्त कर लिया। तेलंगाना में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। दशहरा उत्सव मनाते हुए सप्ताह के दौरान 1100 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। रंगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा 500 करोड़ की शराब बिकी। पिछले साल दशहरे की बिक्री 5004 करोड़ रुपए की थी। इस बार एक साथ 1100 करोड़ की शराब बिक्री हुई। सरकार को 926 करोड़ की आय हुई। पिछले 7 कार्य दिवसों में 1100 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, जबकि शराब डिपो में 2 और 5 अक्टूबर को 2 दिन की छुट्टी थी। ऐसा लगता है कि 30 सितंबर को 313 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई थी। हैदराबाद, महबूबनगर, करीमनगर, नलगोंडा, रंगारेड्डी और हनमकोंडा जिलों में अधिक शराब की बिक्री हुई। तेलंगाना में आमतौर पर हर दिन डिपो से शराब की दुकानें और बार में 80 करोड़ रुपए की शराब की ढुलाई की जाती है, लेकिन 3 से इसे उससे आगे ले जाया गया। 3 अक्टूबर को 138 करोड़, 4 को 192 करोड़ और 6 को 135 करोड़ की बिक्री होने का अनुमान है। हकीमपेट में रैपिड एक्शन फोर्स की 30वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। वर्षगांठ के अवसर पर RAAF प्रशिक्षण केंद्र में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा शामिल हुए। इस अवसर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की परेड प्रभावशाली रही। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने RAF जवानों की सलामी ली। RAF के जवानों ने स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित परेड की तरह ही युद्धाभ्यास किया। सैन्य परंपराएं और समारोह प्रेरणादायक थे। की निरंतरता जैसा प्रदर्शन हम सबको देखने को मिला है और पूर्व में जैसी जानकारियां इस बल के विषय में प्राप्त हुई हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस राष्ट्र में शांति स्थापित हो, प्राकृतिक एवं ऐसी आपदाएं जो अनिश्चितता के तौर पर हमारी जीवन में आ जाती हैं, ये हमारे देश की जो सुरक्षा बलों की, पुलिस बलों की एक शानदार परंपरा है। जब देश में उनकी आवश्यकता होती है, देश के लोगों को उनकी आवश्यकता होती है, उन्होंने पूरे समर्पण भाव से इस देश के लिए और इस देश के समाज के लिए काम किया है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से हम देखते हैं भारत की एक पहचान बनी है। भारत ने पिछले समयों में पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान बनाया है जिसमें दुनिया के सभी देश भारत को की तरफ देख रहे हैं और भारत को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि एक ऐसा देश है जो दुनिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन दुनिया के देश और दुनिया के लोग सुखी हों उसके लिए इनका सहयोग हमेशा रहता है। और आगे बढ़कर के भारत और भारत के लोग, भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपना योगदान देते हैं। विवादों में घिरे सीएम केसीआर अधिकारियों को भावनाओं को जोखिम में डालने पर उनकी आलोचना की गई है। दशहरे के दिन अधिकारियों द्वारा पालपिट्टा को प्रगति भवन लाया गया। हालांकि राज्य पक्षी को पिंजरे में लाने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ सीएम द्वारा की गई इस कार्रवाई पर पशु प्रेमी आपत्ति जता रहे हैं। बटेर को पकड़ना वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। पशु प्रेमी मुख्यमंत्री के अपने लिए दूध की बटेर पकड़कर लाने के खिलाफ है। वन्य जीवन अधिनियम के अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री की उनकी रक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की गई। JNTU ने इंजीनियरिंग के छात्रों को एक बड़ा झटका दिया है। यह स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित बकाया वार्षिक रूप से प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो अगले वर्ष के लिए पदोन्नति किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में JNTU के रजिस्ट्रार मंसूर हुसैन ने आदेश जारी किए। इंजीनियरिंग में नामांकित छात्रों को सालाना निर्धारित
क्रेडिट हासिल करना चाहिए। साथ ही उपस्थित 75% होने पर सेमेस्टर परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा। जेएनटीयू ने कोरोना के चलते 2 साल की अटेंडेंस और क्रेडिट बेस्ड डिस्टिनेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। जेएनटीयू ने घोषणा की है कि वह सामान्य परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उन नीति को संशोधित कर रहा है। जेएनटीयू ने स्पष्ट किया है कि 2022 से 23 में तीसरे और चौथे वर्ष में प्रवेश करने के लिए वर्तमान में द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करना होगा। वही छात्र इन आदेशों पर 1 और साल की छूट देने की मांग कर रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर इलाके में आए दिन लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मंदिर और स्कूल में कोई अंतर नहीं है। हाल ही में हिमायत सागर सौदम्मा मंदिर में चोरों ने एक गिरोह ने तोड़फोड़ की। उन्होंने मंदिर में माता की हुंडी तोड़ने का असफल प्रयास किया। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हुंडी का ताला नहीं खुलने पर 3 हमलावर बगल के किराना दुकान में घुस गए। दुकान में रखे कुछ पैसे के साथ सामान ले गए। साथ ही सीसी कैमरे भी तोड़ दिए। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बुधवार की रात दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए 23 वर्षीय युवक की हिमायत सागर में डूबने से दर्दनाक घटना हुई। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर निवासी श्रीकांत बीती रात अपने दोस्तों के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए हिमायत सागर गया था। हालांकि वह फिसल गया और जलाशय में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और विशेषज्ञ तैराकों की मदद से शव को जलाशय से निकालने का प्रयास कर रही है। कम दबाव के प्रभाव से प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अधिकारियों ने बताया है कि अभी 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, नामपल्ली, कोठी, गच्चीबौली, एलबी नगर, मलकपेट और शहर के उपनगरों में हैदराबाद में कई जगहों पर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण 2 जलाशय जलमग्न हो गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर पानी से लबालब भर गए। अधिकारियों का कहना है कि अभी 2 दिन और बारिश होगी। कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को हैदराबाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एक अजीब और असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा। मंच पर रहते हुए उन्हें अपने फोटोशूट सत्र को रोकने के लिए कहा गया। कहानी की बात करें तो चिरंजीवी ने आज हैदराबाद में अलाई बलाई कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध वेदांती गरिका पाटी नरसिम्हा राव भी उपस्थित थे। इस दौरान युवा और महिलाएं चिरंजीवी के साथ एक तस्वीर लेने के लिए मंच पर टूट पड़ी। कैमरे को पोज देते हुए चिरू भी खुशी के मूड में थे। इसी दौरान गरिगा पाटी माइक उठाया और कहा कि चिरंजीवी जी, आपके फोटोशूट सत्र के साथ पर्याप्त है। यदि आप अपनी फोटो की होड़ को नहीं रोकते हैं तो मैं कार्यक्रम स्थल से निकल जाऊंगा। मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। बहुतों को उम्मीद नहीं होगी कि चिरू को मंच पर इस तरह का मौखिक टकराव मिलेगा। आयोजक गरिगा पार्टी से बात करके स्थिति को शांत करने की कोशिश किया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग गरिगा पार्टी को चिरू पर उनकी अत्यधिक आक्रामक टिप्पणी के लिए दोषी ठहरा रहे हैं और कुछ का कहना है कि गरिगा पार्टी खुद एक सम्मानित दिग्गज है और उन्हें एक फोटो शूट के लिए मंच पर इंतजार करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है। सिकंदराबाद से 3 पार्टियां बहुजन राष्ट्रीय समिति बीआरएस है। मुंबई से बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी बीआरएस और जयपुर से भारतीय राष्ट्र समानतावाद पार्टी बीआरएस, जबकि वे चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं। उन्हें अभी तक एक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। सूत्रों ने कहा कि इसे देखते हुए और नाम परिवर्तन को मंजूरी देने की प्रक्रिया में 1 महीने का समय लगता है। टीआरएस अपने पुराने नाम पर मुनगढ़ उपचुनाव लड़ेगी। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को समाप्त होगी। सूत्रों ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर नाम परिवर्तन के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी हासिल करना संभव नहीं होगा। टीआरएस के वरिष्ठ नेता बी विनोद कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा से मुलाकात की। तेलंगाना भवन में बुधवार को हुई राज्य आम सभा की बैठक में टीआरएस द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति सौंपी,
जिसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया। विनोद ने टीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा लिखित एक पत्र भी सौंपा, जिसमें नाम बदलने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मांगी गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने विनोद को सूचित किया कि बीआरएस अध्यक्ष वाले 3 दलों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत किया गया था और चुनाव आयोग को टीआरएस द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच और अनुमोदन के लिए समय चाहिए। दिल्ली में ईसीआई कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विनोद ने कहा, हमने टीआरएस संकल्प प्रति और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें टीआरएस से बीआरएस में नाम बदलने की मांग की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हमें बताया कि उन्हें आवेदन की जांच करनी होगी और कुछ का पालन करना होगा। नाम परिवर्तन के लिए मंजूरी देने से पहले कानूनी प्रक्रिया, जिसमें कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या समान नामों के साथ कोई आवेदन लंबित है। जब पत्रकारों ने बीआरएस नाम वाली 3 और पार्टियों के बारे में बताया तो विनोद ने जवाब दिया, केवल संक्षिप्त नाम सम्मान है, पार्टी का नाम अलग है। आज देश में कई पार्टियां एक ही संक्षिप्त नाम के साथ है, लेकिन अलग अलग पार्टी के नाम हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि नाम परिवर्तन के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने में समय लगेगा, इसलिए बीआरएस की ओर से मुनगोड़ का चुनाव लड़ना संभव नहीं है।
रूप से कहा कि चंद्रशेखर राव ने बसपा नामक एक नई पार्टी शुरू की थी। कुछ विधायकों और स्थानीय नेताओं ने बीटीएस, टीबीएस और इसी तरह के अन्य नामों का सुझाव दिया। पार्टी बीआरएस के बजाय पुराने चुनाव तक टीआरएस के साथ रहना बेहतर होगा, या यदि नहीं तो टीआरएस फ्लेक्सी का उपयोग करना बेहतर होगा। बैनर और अन्य अभियान सामग्री तब तक सुनिश्चित करने के लिए मतदाता विशेष रूप से ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में नाम परिवर्तन से भ्रमित न हो और इस डर से कि विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और मतदाताओं को और भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं।